एवरीवन वेलकम बैक टू पॉप कल्चर। और आज के इस नए व्हाट मेक्स देम सो ग्रेट एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने कहने को तो शायद सिर्फ 4 ही मेजर टाइटल्स डायरेक्ट करें, लेकिन इन्हीं 4 फिल्मों की फिल्मोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी और ओवरऑल डायरेक्शन इतना शानदार होता है कि ये पिक्चरें आपके दिमाग पे कोई ना कोई छाप छोड़ देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डायरेक्टर की जो इस टाइम पे मेरे पर्सनल फेवरेट हॉरर डायरेक्टर हैं। जैसा कि आपने अभी तक की मेरी बकवास, थंबनेल और इस वीडियो के इंट्रो में पढ़ा ही होगा, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट हॉरर डायरेक्टर्स रॉबर्ट एगर्स के बारे में। सो इफ़ यू लव रॉबर्ट एगर्स और आप उनके बारे में, उनकी सिनेमाटोग्राफी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, वॉच दिस फुल वीडियो एंड गिव इट अ लाइक सो इट कैन रीच आउट टू मोर ऑडियंस एंड सब्सक्राइब द चैनल cause it really helps it. So without wasting any further time, let's dive right in. तो एक रॉबर्ट एगर्स की फिल्म अपने प्रोडक्शन फेज में जाने से पहले बाकी पिक्चरों से अलग बन जाती है। हाँ, क्योंकि रॉबर्ट एगर्स का रिसर्च ऑब्सेसिवनेस ही इतनी ज़्यादा है कि वो एक एक फिल्म के लिए इतनी रिसर्च करते हैं कि उसकी प्रोडक्शन से पहले ही वो बाकी फिल्मों से अलग बन ही जाती है। इसका एग्जाम्पल है द विच फिल्म, जो उनका पहला मेजर प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने 4 साल की रिसर्च की थी प्रोडक्शन में जाने से पहले। यानी कि 4 साल तक उन्होंने 17वीं सेंचुरी की लाइफ, उनके फोकलोर, उनका कल्चर, उनके जर्नल्स, उनके कोर्ट रूम्स और उनकी लाइब्रेरी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इतने स्टडी किए कि वो उस लाइफ को, उस टाइम के पीरियड को इतने अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए थे। और इस पिक्चर के लास्ट के एंडिंग क्रेडिट्स में भी हमको ये भी बताया जाता है कि जो मेजर डायलॉग्स है, ज़्यादातर डायलॉग्स इस फिल्म के उसी टाइम के मैन्युस्क्रिप्ट से उठाए गए थे। यानी कि जब भी कोई कैरेक्टर स्क्रीन पे कुछ बोलता भी है, वो इसलिए नहीं बोल रहा कि ताकि आपको समझ आए, वो उस चीज़ को ऐसे बोलता है जैसे उस टाइम पे लोगों ने बात की होगी। दैट इज़ जस्ट मैड रिसर्च वर्क। और ये सिर्फ एक फिल्म के लिए लागू नहीं था, उन्होंने नॉर्थमैन के लिए भी बहुत सारी रिसर्च करी। जो लिविंग हिस्ट्री के अंदर लोग थे, जैसे कि जो अभी भी वाइकिंग परिवार से डिसेंड हुए हुए हैं, उनसे बातें की। यानी कि बेसिकली वीकेंड्स के ऊपर वो खुद एक वाइकिंग बन जाते थे, जिसकी वजह से द नॉर्थमैन फिल्म के अंदर की भी जो हमने वाइकिंग की रॉ क्वालिटी देखी थी, जो हमने उनका रॉ कल्चर एक्सपीरियंस किया था, वो बाकी किसी फिल्म से बढ़कर बहुत ही अच्छे से पॉलिश्ड वे में आपके सामने आता है। सो ये सब तो बात हो गई रॉबर्ट एगर्स की अपनी स्क्रिप्ट को लेकर सीरियसनेस और उनकी रिसर्च ऑब्सेसिवनेस के बारे में। लेकिन सिर्फ पेपर रिसर्च से एक फिल्म अच्छी फिल्म तो नहीं बनती। इसके पीछे आती है रॉबर्ट एगर्स की सिनेमैटिक ब्रिलियंस और उनके फिल्मोग्राफिक चॉइसेस। अब रॉबर्ट एगर्स एक डायरेक्टर से पहले बैकग्राउंड प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे, जिसका बेनिफिट उनकी हर पिक्चर को मिलता है, क्योंकि एक कैरेक्टर के अलावा उसकी बैकग्राउंड की डिटेल कैसे पूरे फ्रेम में प्ले करती है और कैसे उनका रोल और ज़्यादा उभर के आता है, वो रॉबर्ट एगर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसी के साथ उनकी सिनेमाटोग्राफिक चॉइसेस आर जस्ट चेरी ऑन टॉप। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं फिल्मों की, जैसे कि हम बात करते हैं लाइट हाउस की, तो लाइट हाउस के अंदर रॉबर्ट एगर्स ने सच में एक 75 साल पुराना लेंस यूज़ किया था, जिससे कि एक ऑथेंटिक ब्लैक एंड वाइट इमेजरी निकल के आई, ना कि कोई चीप फिल्टर इफेक्ट। और उस कैमरा का सेंसर छोटा होने की वजह से हमें वो प्रॉपर स्क्वायर देखने को मिलता है फ्रेम। लेकिन इन कैमरा चॉइसेस और बैकग्राउंड चॉइसेस के अलावा भी उनकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस है, जैसे कि द विच फिल्म को सिर्फ रियल ओवरकास्ट डेज पे, यानी कि जब सच में बादल थे और सूरज ज़्यादा नहीं दिख रहा था, ऐसे ही दिनों पे शूट करने की चॉइस, जिसकी वजह से वो पूरा शॉट, वो पूरी फिल्म एकदम पैक्ड नज़र आती है नेचुरली, बिना किसी सीजीआई के इस्तेमाल या फिर बिना किसी फ़िल्टर का इस्तेमाल किए हुए, जिसकी वजह से उस फिल्म की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनकी इस सिनेमाटोग्राफी और फिल्मोग्राफिक चॉइसेस को जान देती है इनकी कोलैबोरेटिव पावर्स। क्योंकि इनकी कोलैबोरेटिव पावर्स भी इतनी अच्छी है कि इनका हर चूज़न एलिमेंट बहुत ही अच्छे से अपनी फिल्म में पूरा रोल निभाता है। जैसे कि इनके सिनेमाटोग्राफर जेरिन। अब हम जब बात करते हैं मॉडर्न कंटेम्प्रेरी या फिर मॉडर्न हॉरर फिल्म्स की, तो वो ज़्यादा क्विक कट्स या फिर हैंड हेल्ड कैमरास के ऊपर रिलाई करते हैं।
लेकिन रॉबर्ट एगर्स और जेरेंस ये दोनों ही ऐसा मानते हैं कि शॉट को वाइड डिस्टेंस से और लॉन्ग शॉट शूट करना चाहिए, जैसे कि नॉर्थमैन का पहला बैटल सीन। वो सीन इतना पैक्ड था, फिर भी उसे लगभग एक ही शॉट में कवर किया, जिसकी वजह से आपका फोकस कभी भी स्क्रीन से इधर उधर नहीं होता और वो फिल्म का सीन आपके दिमाग पे छप जाता है। अगर सिनेमाटोग्राफी से बाहर निकलें तो इनकी एक्टर प्रेफरेंसेस बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इन्होंने अपनी पहली मेजर फिल्म द विच के अंदर आनिया टेलर जॉय को कास्ट किया था, विच इज़ इन माय ओपिनियन द बेस्ट चॉइस। क्योंकि जब स्टिल फेसेस और एक्सप्रेशनलेस फेसेस को जान देने की बात हो तो आनिया टेलर जॉय से अच्छी एक्टिंग कोई नहीं करता, और इस टाइम पे वो मेरी फेवरेट फीमेल एक्टर भी है। और जब हम बात कर रहे हैं इनके एक्टिंग प्रेफरेंसेस की, लेकिन अब ये एक्टर के प्रेफरेंस भी बनने लग गए हैं। मतलब जब इनकी फिल्म विच रिलीज़ हुई उसके बाद विलियम डिफे जैसे एक्टर ने इन्हें खुद अप्रोच किया कि उन्हें इनके साथ काम करना है, और जब इतना बड़ा एक्टर आपको अप्रोच करे दैट मीन्स यू हैव लेफ्ट अ मार्क। और उसके बाद से इनकी जो तीनों फिल्म आई है उनमें विलियम डुफे का रोल ज़रूर है। और फिर हम बात करते हैं रॉबर्ट पैटिंसन की, तो रॉबर्ट पैटिंसन ने भी खुद इन्हें अप्रोच किया था लाइट हाउस में काम करने के लिए। और जब एक डायरेक्टर के लिए ये हो जाता है कि अब आप एक्टर्स चूज़ नहीं कर रहे हैं, अब एक्टर्स आपके पास आ रहे हैं कि हमें आपके साथ काम करना है, सो दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट। So now let's talk about the sound design, background score and linguistic preferences of Robert Eggers। तो अभी तक हमने बात की कि एक रॉबर्ट एगर्स फिल्म का हर एक फ्रेम, हर एक सीन कितना खूबसूरत है और किस हिसाब से प्लान है। लेकिन जब उसी सीन को इतने कटिंग एज बैकग्राउंड म्यूज़िक और इतने सूदिंग म्यूज़िक, भले वो लाउड हो कहीं जगह पे या फिर कहीं पे लो हो, उसके साथ अगर मिला दिया जाए जो हमेशा वो करते हैं, तो इट जस्ट बिकम्स अनफॉरगेटेबल। और उसके साथ उनकी लिंग्विस्टिक प्रेफरेंसेस दैट आर जस्ट चेरी ऑन टॉप अगेन। क्योंकि जब भी उनका कोई भी कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर कन्वर्सेट कर रहा है या फिर कुछ भी बोल रहा है अकेले में, मन में, तो वो इस हिसाब से बोलता है जिस हिसाब से उस टाइम पे लोग बात करते होंगे, जिस हिसाब से उस टाइम की वर्नैकुलर थी। इस हिसाब से नहीं कि आपको मॉडर्न टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना है या फिर लोग उसको समझ पाए, नहीं, एकदम रॉ लैंग्वेज जैसी उस टाइम पे थी जिस टाइम पे पिक्चर सेट है। अकॉर्डिंग टू मी यही सब चीज़ें हैं जो रॉबर्ट एगर्स को इतना अच्छा बनाती है, जो हर रॉबर्ट एगर्स फिल्म को एक अलग ही डायरेक्शन, एक अलग ही खूबसूरती दे देती है। सो इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, हिट दैट लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि मेरी रीच बढ़े, और सब्सक्राइब द चैनल cause it really helps to make the channel visible to other people, and I will meet you in the next video. Until then,